और इस क्लास में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग एक नए आंदोलन के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग एक नए आंदोलन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, आज तो आप लोगों का स्कूल भी नहीं होगा, बताओ एक बार जल्दी से। आज तो आप लोगों का स्कूल भी नहीं है, नहीं ना है? बताइए एक बार। आज 27 तारीख हो गया है ना। छुट्टी कब से होगा सर? इसलिए आप लोगों का फरमान आ रहा है ना कि सर छुट्टी कब से होगा। चलिए बहुत जल्दी हो जाएगा, पहले आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। बताओ बाबू, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सब लोग आज हेडिंग लिख लीजिए, टॉपिक का नाम लिखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम ही है प्यारे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम लोग पढ़ लिए थे असहयोग आंदोलन तक, पूरा एक एक चीज पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन से संबंधित एक एक चीज पढ़ा दिए थे। असहयोग आंदोलन का कारण क्या है, परिणाम क्या है, ये सब हम आप लोगों को बता दिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज हम लोग ने इसी टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे, इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखो बाबू, बात ऐसा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नाम से आपको क्या पता लग रहा है? सविनय, सविनय कहने का मतलब हुआ विनय के साथ। विनय मतलब होता है विनम्रता के साथ, ठीक है ना। जैसे किसी से हम जाए और मतलब ऐसे समझ लो कि सविनय मतलब हो गया विनम्रता, विनय विनय मतलब विनम्रता के साथ। अवज्ञा, अवज्ञा मतलब बातों को नहीं मानना, अवज्ञा मतलब बातों को नहीं मानना। और आंदोलन मतलब उस प्रकार का आंदोलन जो विनय के साथ हम कहेंगे कि भाई हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप लोगों को कोई बोले कि बाबू रे एक गिलास पानी ले आओ जरा हमारे लिए। आप लोगों को अगर कोई ये बोले कि बाबू एक गिलास पानी ले आओ हमारे लिए, और आप उसको एकदम विनम्रता के साथ बोलिए कि प्रभु हम आपके लिए पानी नहीं लाएंगे, ठीक है ना। तो इसे देखिए, मना करने का दो तरीका है। अगर आपसे कोई बोले कि बाबू एक गिलास जरा पानी ले आओ, आप बोलेगा कि ना ले वो का कर दे बोल। पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक है ना। पहला तरीका तो ये हो गया कि एकदम कोई बोला कि पानी लाओ तो एकदम कमर पर हाथ रख के एकदम आंख ऐसे चढ़ा करके बोले कि ना ले वो का कर दे बोल। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, एकदम विनम्रता के साथ मना करेंगे कि हम पानी नहीं लाएंगे, आप किसी और से कृपया करके मंगवा लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका जो है एकदम हम विनम्रता के साथ बोले कि भाई हम नहीं लाएंगे। तो वैसे ही गांधी जी थे, गांधी जी बोले कि हमें आंदोलन करना है, हमें अंग्रेजों का बात नहीं मानना है, लेकिन विनम्रता के साथ नहीं मानना है। अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया है एकदम विनम्रता के साथ कह देना है कि अंग्रेज महोदय हम आपके कानूनों को अब नहीं मानेंगे, आपके द्वारा बनाया गया जो कानून है हम उसका पालन अब नहीं करेंगे। तो उसी को कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। ये आंदोलन शुरू कब हुआ था? ये आंदोलन शुरू कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1930 को। आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1930 को ये आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जो कि भारतीय लोगों के पक्ष में नहीं था, ठीक है ना। अंग्रेजों के द्वारा ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जो कि भारतीयों के पक्ष में नहीं था। वो सब आप लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं कि कैसे कैसे कानून बनाए गए थे। तो अंग्रेजों के द्वारा ऐसा ऐसा कानून बनाना जो कि भारतीयों के पक्ष में नहीं था। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात प्यारे बच्चों कि 1929 ईस्वी का बात है, समझिएगा। 1929 ईस्वी में पाकिस्तान के लाहौर में, अभी आप लोग पाकिस्तान में जानते हैं ना कि लाहौर है, तो पाकिस्तान के लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, मतलब एक मीटिंग हुआ था, ठीक है ना। 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो जवाब देना होगा 1929 में, ठीक है ना। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था बाबू? तो आपको जवाब देना होगा कि लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, याद रहेगा। हाँ, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, ठीक है ना। तो लाहौर अधिवेशन में सब लोगों ने मुद्दा छेड़ दिया, खास करके इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
सब लोगों ने, गांधी जी सब थे, और उन्होंने मुद्दा छोड़ दिया, पूर्ण स्वराज की घोषणा की मांग कर दी। ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की मांग, पूर्ण स्वराज की घोषणा की मांग। देखो बाबू, बात ऐसा है कि 1929 से पहले तक, 1929 से पहले तक भारतीय लोग सिर्फ डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे। अब ये डोमिनियन स्टेट क्या होता है? डोमिनियन स्टेट कहने का मतलब कि भाई देखिए, शासन आप ही चलाइए, मतलब भारतीय लोग अंग्रेजों को कह रहे थे कि शासन आप ही चलाइए, लेकिन हम लोगों को भी उसमें कुछ अधिकार दे दीजिए। ठीक है ना, इसी को कहते हैं डोमिनियन स्टेट। तो भारतीय लोगों का मांग था कि देखिए भाई, आप लोग शासन चलाइए, लेकिन अधिकार हम लोगों को भी होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए डोमिनियन स्टेट की मांग करते थे। लेकिन जब भारतीय लोगों को लगने लगा कि अरे डोमिनियन स्टेट नहीं मिलेगा, तब भारतीय लोगों ने कहा कि तब हम लोगों को अब पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है ना, अब हम लोगों को क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। मतलब पहले थोड़ा सा मांग रहा था कि भाई थोड़ा सा कम से कम दे दो, भारतीय लोग कह रहा था कि भाई कम से कम थोड़ा सा हिस्सेदारी हमारा भी दे दो, थोड़ा सा अधिकार हमारा भी दे दो। लेकिन अंग्रेज लोग जब नहीं माना, तब भारतीय लोग कहा कि तब हमको पूरा चाहिए, अब थोड़ा सा नहीं चाहिए, अब हमको पूरा के पूरा चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमारे देश को आजादी चाहिए, इसलिए तुम जल्दी अब यहां से जाओ। ठीक है ना, इसलिए जो ये पूर्ण स्वराज की घोषणा की मांग उठी लाहौर अधिवेशन से, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज की घोषणा की मांग जब लाहौर अधिवेशन से उठा, तो गांधी जी इस बात को जोर देने के लिए, क्या किए? 6 अप्रैल 1930 को, समझिएगा, ये जो डेट है ना 1930, अगर एग्जैक्ट याद करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये डेट निकल करके आएगा 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी क्या किए? सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिए। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिए, शुरू कर दिए गांधी जी। और गांधी जी शुरू किए तो सबसे पहला टारगेट कर लिए कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जितना कानून है सबको पहले भंग करेंगे। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हर एक कानून को क्या करेंगे? भंग करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब खास करके यही हुआ, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हर एक कानून को क्या करना? भंग करना। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हर एक कानून का विरोध करना। कोई भी अंग्रेज लोग कानून बनाए उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो यही है प्यारे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे कारण। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का भी लिस्ट गिनाएंगे ना, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पता चलेगा कि भाई एक दो कारण नहीं है जिसके वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, बहुत सारा कारण है। जैसे होता है ना कि भाई मन में के अंदर धीरे धीरे करके बहुत सारा मलाल जम जाता है, वही ना भारतीय लोगों के मन में बहुत सारा मलाल था, और सब मलाल एक के बार असहयोग आंदोलन में निकला था। लेकिन असहयोग आंदोलन तो बंद हो गया। तो जब असहयोग आंदोलन बंद हुआ तो तुरंत गांधी जी बोले कि तो ठहरो, हम सविनय अवज्ञा लेकर के आते हैं, और तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन लेकर के आ गए। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यही है प्यारे बच्चों। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में सवाल भी आता है। परीक्षा में सवाल क्या आएगा जरा देख लीजिए ध्यान से। ठीक है ना, गांधी जी को तो आप लोग पहचानते ही होंगे। आज गांधी जी का सिग्नेचर भी पहचान लीजिए। गांधी जी देखिए सिग्नेचर कितना बढ़िया करते थे, MK गांधी लिखते थे। गांधी जी साइन करते थे ना MK गांधी, ये गांधी जी का ओरिजिनल साइन है, देख लीजिए MK गांधी। MK गांधी मतलब क्या हुआ? गांधी जी MK गांधी साइन क्यों करते थे? नाम होगा ना उनका। देखिए MK गांधी लिखते थे मोहनदास, मतलब M से क्या हो गया? मोहनदास, और इससे जो K है, K से करमचंद, तो मोहनदास करमचंद गांधी, इसलिए गांधी जी लिखते थे MK गांधी। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन से तात्पर्य है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से तात्पर्य है महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में प्रारंभ किया गया वह राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें जनता ने अंग्रेजी सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण उल्लंघन किया। ठीक है ना, गांधी जी जो है इस आंदोलन की शुरुआत की है, और इस आंदोलन का मुख्य मकसद था कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो कानून है उसका अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें, यानी कि हिंसा नहीं करे, मारपीट नहीं करे, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से विनम्रता के साथ कानून का उल्लंघन करे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की मांग कर दी। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सवाल आता है कि कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब और किस अधिवेशन में की गई? ठीक है बाबू, क्या जवाब बताइएगा आप लोग? अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग कब और किस अधिवेशन में किया गया, तो क्या जवाब बताइएगा? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है ना, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में 1929 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
उनका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए, यानी कि जो पूर्ण स्वराज का मांग उठा था, इस पे जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करना। मतलब मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून का क्या करना? उल्लंघन करना। क्लियर? बताओ बाबू, जल्दी जल्दी से एक बार बता दीजिए, यस और नो, फटाफट से बता दीजिए। ठीक है बाबू, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? हाँ, यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो ये आप लोग समझ चुके हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या तात्पर्य है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसे कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो परीक्षा में लिखा जाना चाहिए। क्लियर बाबू? हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि सर जी कौन कौन कारण था जिसके वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी को शुरू करना पड़ गया। कारण तो बहुत सारा था, कारण तो बहुत सारा था। अब एक एक करके कारण गिनवाते हैं, आप लोग गिनते चलिएगा, ठीक है ना। एक एक करके हम कारण गिनवाते हैं, आप लोग बढ़िया से उसको गिनिएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला कारण में आता है, ध्यान से सुनना बाबू, सबसे पहला कारण में एक कारण आता है साइमन कमीशन। ध्यान से सुनिएगा एकदम। कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन सा कारण था? तो कारण में बहुआ सबसे पहला जो कारण आता है, यह कारण है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन तो ठीक है, पढ़ा देंगे, लेकिन हाँ ठीक है, साइमन कमीशन ही बात करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं साइमन कमीशन का है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्या है जरा समझिएगा, पूछने का प्रयास करिएगा कि साइमन कमीशन है क्या। ओके, बताओ बाबू, क्लियर ना? साइमन कमीशन क्या है, जरा इसके बारे में पहले आप लोग समझिए। साइमन कमीशन अंग्रेजों के द्वारा भारत में संविधान को लेकर के, समझिएगा साइमन कमीशन क्या है। साइमन कमीशन कहने का मतलब समझ लीजिए कि 7 गो ब्रिटिश सांसद का समूह। साइमन कमीशन कहने का मतलब अगर सीधा सीधी भाषा में समझिएगा तो 7 अंग्रेज सांसदों का समूह, 7 अंग्रेज सांसदों का समूह। अंग्रेज लोग क्या किया कि भारत में संविधान सुधार के लिए, कि भारत का जो संविधान है उसमें सुधार के लिए, हम लोग का अभी जो संविधान है वो तो आजादी के बाद बना था, उससे पहले अंग्रेजों का संविधान चलता था यहाँ। तो अंग्रेज लोग अपने संविधान में सुधार के लिए, और ये कह करके कि हम संविधान में सुधार कर रहे हैं भारतीय लोगों के पक्ष में, भारतीय लोगों के फायदा के लिए हम संविधान में सुधार कर रहे हैं, और इसके लिए एक आयोग का निर्माण किया। ठीक है ना, अंग्रेज लोग इसके लिए एक आयोग का निर्माण किया, और उस आयोग में, उस कमीशन में 7 गो अंग्रेज अधिकारी था। अच्छा एक बात बताओ बाबू, जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों के कानून में सुधार करना है, तो कम से कम 7 गो में 2-4 गो तो भारतीय लोगों को रहना चाहिए था। अगर भारत के लिए कानून बन रहा है, भारत के लोगों के लिए कानून बन रहा है, तो उस कानून को बनाने में भारतीय लोगों को तो रहना चाहिए था ना, भारतीय नेताओं को तो उसमें शामिल होना चाहिए था ना। कि पूरा के पूरा अंग्रेज लोग बैठ करके कहेगा कि हम भारतीय लोगों के लिए कानून बना रहे हैं, बताइए। अंग्रेज लोग बैठ करके अगर ये बोले कि हम भारतीय लोगों के लिए कानून बना रहे हैं, तो हजम होगा बाबू? नहीं ना होगा, हजम नहीं होगा। तो पहली बात तो कि अंग्रेज लोग अगर कानून बनाएगा तो भारत के पक्ष में होगा नहीं, ऐसा कानून बना देगा कि को भारतीयों को उससे फायदा होगा नहीं। तो भारतीय लोग यही कह रहे थे कि अगर तुम भारत के लिए संविधान में सुधार करने के लिए जा रहे हो, तो कम से कम तुम जो साइमन कमीशन बनाया है, साइमन कमीशन में 7 गो जो अंग्रेज सांसद है, तो इस 7 गो में कम से कम 2-4 गो तो भारतीय रहना चाहिए था ना। ठीक है, 4 गो मान लिया कि अंग्रेज रहता, कम से कम 2-3 गो भारतीय लोग को शामिल कर लेता, तब हम लोगों को एक विश्वास हो जाता कि भाई चलो हम लोगों के लिए कानून बन रहा है, भारतीय लोग शामिल है, अपना मतलब कानून जो है बढ़िया से बनेगा, संविधान में सुधार बढ़िया से होगा। लेकिन यहाँ तो एको को भारतीय लोग इसमें शामिल है ही नहीं है, सब के सब अंग्रेज लोग हैं। ठीक है ना, इस आधार पर कानून बनाया गया, और भारतीय लोगों में इसी बात का गुस्सा था कि भाई एको को भारतीय काहे नहीं एकरा में शामिल है, 7 के 7 अंग्रेजों सांसद मिलकर कहीं कानून बनाएगा भारत के लोगों के लिए, इसी बात के लिए दिक्कत था। और इसके अध्यक्ष थे प्यारे बच्चों, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। ये था प्यारे बच्चों अध्यक्ष। ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति जिसको आप देख रहे हैं ना, ये भारत के लिए कानून बनाया जो जा रहा था संविधान में संशोधन के लिए, उसका ये अध्यक्ष था सर जॉन साइमन। अच्छा, पहली बात तो ये कि एको को भारतीय शामिल नहीं था इसमें, पहली बात तो ये हो गया प्यारे बच्चों।
ठीक है ना, कि जो भारत के संविधान के सुधार के लिए जो आयोग बना, जो कमीशन बना था, उसमें एक भी भारतीय नहीं है। दूसरा चीज, इसका निर्माण भी हुआ था इंग्लैंड में हुआ। भारत के संविधान में सुधार के लिए जो कमीशन बना, ये भारत में कमीशन नहीं बना, ये कमीशन इंग्लैंड में बना। ठीक है ना, इंग्लैंड में 7 सांसदों का एक समूह बना कि जाओ भाई तुम लोग भारत अब जाओ, और भारत में मतलब ये समझिए ना कि इंग्लैंड में 7 सांसद चुना गया, और इंग्लैंड में 7 सांसद को भेजा गया भारत कि तुम लोग भारत जाइए, और भारत जा करके वहां संविधान में सुधार करिए। तब भारत के लोग को पता लगा, तो भारत के लोग लाठी लेकर के तैयार हो गया, आओ बेटा, जैसे ही तू भारत में घुसेगा ना, तेरा होश ठंडा कर देंगे। का तू अंग्रेज लोग मिलकर के भारत के संविधान में सुधार करेगा? हैं? आओ जरा इधर। सब लोग भारत का एकदम एयरपोर्टे पर लाठी लेके खड़ा है, आ देखते हैं आज कैसे तू संविधान में सुधार करता है। आज तोरा ने सुधार दिए था, हमारा नाम बदल देना। ठीक है ना, तो इस प्रकार से करके अब भारत के लोग एकदम मुंबई में जाकर के खड़ा हो गया कि आओ, कहे कि अंग्रेज लोग अगर इंग्लैंड से आएगा तो पहले मुंबई में ना आएगा। अंग्रेज लोग अगर इंग्लैंड से आएगा तो पहले कहाँ आएगा? मुंबई में आएगा। तो भारत के लोग मुंबई में जाकर के एकदम खड़ा हो गए, और मुंबई में साइमन कमीशन आया। ठीक है ना, साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन कहां बना था बाबू? इंग्लैंड में बना था। अभी हम आपको बता दिए, साइमन कमीशन यानी कि जो 7 अंग्रेज सांसदों का समूह बना था भारत में संविधान सुधार के लिए, भारत में नहीं बना था, ये अंग्रेजों के देश कहां में बना था? इंग्लैंड में बना था, और उसको भारत भेजा गया। तो वो 7 सांसद जो है ये भारत कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। ध्यान से सुनिएगा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया। भारत में बाबू कहां पर पहुंचा था? भारत में मुंबई पहुंचा। ठीक है ना, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो ध्यान रखिएगा 3 फरवरी 1928 को। ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो जवाब याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। ठीक है ना, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। अब जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, जब मुंबई में उतरा तब पहले से भारतीय लोग वहां लाठी लेकर के तैयार था, एकदम लाठी लेकर खड़ा है, आओ बेटा तो आज धूम धाम के निश्चित कर देंगे। ठीक है ना, और जैसे ही साइमन कमीशन भारत आया, उतरा, भारतीय लोग उसका विरोध करना शुरू कर दिए, काला झंडा दिखा करके। भारतीय लोग उसका विरोध किए, जम करके विरोध किए। ठीक है ना, खास करके इस आंदोलन में, मतलब साइमन कमीशन के विरोध में, 2 पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका में था। उस समय भारत में ज्यादा पार्टी नहीं था, जैसे आज है ना कि भाई बहुत सारा पार्टी है भारत में, राजनीतिक पार्टी। उस समय भारत में 2 मुख्य पार्टी था, जिसमें पहला जो पार्टी था प्यारे बच्चों, पहला पार्टी था वो था बाबू कांग्रेस। कांग्रेस बहुत पुराना पार्टी है, भारत का सबसे पहला पार्टी है। ठीक है ना, 1885 में ही हो गया था इसका गठन। तो सबसे पहला कांग्रेस था, और दूसरा नंबर पर एक और पार्टी था जिसका नाम था मुस्लिम लीग। ठीक है ना, मुस्लिम लीग। तो ये 2 पार्टी था, और दोनों पार्टी मिलकर के भारत में विरोध कर रहा था साइमन कमीशन का। ठीक है ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये दोनों पार्टी मिलकर के भी एकदम विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। और विरोध किस बात का हो रहा था? सिर्फ एक कारण के लिए कि आखिर 7 में से 1 भारतीय काहे नहीं है। अगर भारत में संविधान सुधार हो रहा है तो क्या भारत के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है कि तुम लोग शामिल कर सकता है? आप 1 के तो शामिल कर लेते, 2 के शामिल कर लेते, लेकिन 1 के शामिल नहीं की। और इसी बात को लेकर के लोगों ने क्या कर रहा था, भारतीय लोग उसका विरोध कर रहे थे। इस आंदोलन में लाला लाजपत राय भी थे। समझिएगा बाबू, इस आंदोलन में कौन थे? लाला लाजपत राय, नाम सुने होंगे, लाला लाजपत राय। ठीक है ना, इस आंदोलन में कौन थे? लाला लाजपत राय भी थे। और लाला लाजपत राय ने नारा दिया, नारा क्या दिया बाबू? लाला लाजपत राय का नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है ना, लाला लाजपत राय ने नारा दिया कि साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिए लाला लाजपत राय। यानी कि साइमन कमीशन जो 7 अंग्रेज का जो सांसद था, ये जो इंग्लैंड से भारत आया था, लाला लाजपत राय बोले कि वापस जाओ, भलाई इसी में है। ठीक है ना, तो लाला लाजपत राय ने नारा दिया, क्या नारा दिया? साइमन कमीशन वापस जाओ। परीक्षा में सवाल आएगा, ठीक है ना, परीक्षा में सवाल आएगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया।
तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। किसने दिया था बाबू? लाला लाजपत राय ने दिया था। और जब लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया तो भाई बड़ा दिक्कत हो गया। अंग्रेजों लोगों को लगा कि अरे यही है जो सबको उकसाइले है ना, सबको यही उकसा रहा है, लाठी लेकर के आया है। अब अंग्रेज लोग क्या किया, ढेर सारा पुलिस उलिस बुलाया और लठिया छीन लिया, और लठिया छीन के लठिये से मारते 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 लाला लाजपत राय का हत्या कर दिया। लाठी से पीट पीट करके लाला लाजपत राय का अंग्रेज लोग हत्या कर दिया, ठीक है ना। तो इसी साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या हो गई, लाठी से पीट करके। समझ में आ गया? लाला लाजपत राय की हत्या हो गई कैसे? तो लाठी से बेचारे पिटा गए, और इतना पिटाए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। समझ में आ गया बाबू? बताइए, समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से बताओ बाबू, समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? जल्दी से बताइए। फटाफट से बताइए। सारे बच्चों को समझ में आ गया? और लाला लाजपत राय भारत के बहुत बड़े नेता थे। लाला लाजपत राय एक बहुत बड़े व्यक्ति थे भारत के लिए, ठीक है ना। लाल बाल पाल कहा जाता था इनको, ठीक है ना, लाल बाल पाल, समझिएगा। लाला लाजपत राय जो है ना, इनको कहा जाता था, ऐसे ऐसे दो तीन आदमी थे, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। बाबू लाल बाल पाल कहने का मतलब हुआ, ये लाल से हो गया, लाल से क्या हो गया? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। लाल से हो गया लाला लाजपत राय। पाल से क्या हो गया? पाल से क्या हो गया? पाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। तो देखो बाबू, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, ठीक है, लाल से क्या हो गया? लाला लाजपत राय। और बाल से क्या हो गया? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और बच गया पाल, तो पाल से क्या हो जाएगा? पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, ठीक है ना। पाल से क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल ही तो है, हाँ, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, तो ये हो गया बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है ना। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि लाल बाल पाल किन्हें किन्हें कहा जाता है, या लाल बाल पाल किसे कहा जाता है, तो लाल बाल पाल, ध्यान रखिएगा, लाल से लाल, ये लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और ये पाल से बिपिन चंद्र पाल। और ये जो तीनों व्यक्ति थे, ये तीनों प्यारे बच्चों, हम ये तीनों का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तीनों जो थे, ये गर्म दल के नेता थे, ठीक है ना, गर्म दल के नेता, गर्म दल के नेता। अच्छा, हमारे देश में ना दो टाइप के नेता थे। जब हमारा देश आजादी का लड़ाई लड़ रहा था, जब हमारा देश आजादी का लड़ाई लड़ रहा था, तो हमारे देश में ना दो प्रकार के नेता थे। एक थे गर्म दल के नेता, और दूसरा थे नरम दल के नेता। महात्मा गांधी कैसे थे? तो महात्मा गांधी गर्म दल के नहीं थे, वो नरम दल के थे। वो मारपीट में भरोसा नहीं करते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर अंग्रेज लोग आया, महात्मा गांधी को एक चाट मार दिया, एक थाप मार दिया, तो महात्मा गांधी कहते थे कि तब बाबू दूसरा थाप भी जल्दी मार दो ना, एक थाप काहे मार के छोड़ दिया। और वहीं दूसरा जो नेता थे, गर्म दल के नेता थे, तो गर्म दल के नेता को अगर कोई एक थाप मार दिया तो कहते थे कि बेटा अब तो जान ले लो हम, ठीक है ना, अब तो एकदम अपन लिमिट पार कर दिले हैं, अब तोरा छोड़ेंगे नहीं, और एक थाप के बदले में तुम्हारा जान ले लेंगे, एक आध 100 आदमी को मारेंगे। तो ये थे गर्म दल के नेता, ठीक है ना। तो नरम दल और गरम दल, ये दोनों ने मिल करके भारत को आजादी दिलाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरम दल के नेता ही भारत को आजादी दिलाए कि भाई एकदम कुछ हुआ तो एकदम लाओ भिड़ जाओ। अगर महात्मा गांधी ना होते तो बड़ा मुश्किल होता, ठीक है ना। तो नरम दल के नेताओं का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि कहा जाता है कि जो काम राइफल बंदूक से नहीं होता है, वो काम बड़े प्यार से हो जाता है। जो काम राइफल बंदूक से नहीं होता है, वो प्यार से हो जाता है। प्यार में वो ताकत है, वो ताकत राइफल बंदूक में भी नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो साइमन कमीशन समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बाबू। साइमन कमीशन एकदम क्लियर है, याद रखिएगा। साइमन कमीशन कहने का मतलब हुआ 7 अंग्रेज सांसदों का समूह जो भारत में संविधान सुधार के अध्ययन के लिए किया गया था। और भारत में जब ये 3 फरवरी
1928 को जब ये साइमन कमीशन भारत में आया तो लोगों ने इसका भारी विरोध किया काला झंडा दिखा करके। और जब काला झंडा दिखा करके जब इसका विरोध किया गया तो अंग्रेज लोग क्या किया कि लाठी से पीट करके लाला लाजपत राय की हत्या कर दी, क्योंकि लाला लाजपत राय ने ही एक नारा लगाया था साइमन कमीशन वापस जाओ का। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आता है सर। अच्छा, मजा आता है। मजा इसलिए आता है ना क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं आपको समझ में आ जा रहा है। अगर समझ में नहीं आता तो लगता है कि हिस्ट्री यार सबसे कठिन सब्जेक्ट है, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनवा देते हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर साइमन कमीशन के बारे में परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि साइमन कमीशन क्या है, तो प्यारे बच्चों एकदम प्रश्न का उत्तर देखिए। लाला लाजपत राय बेचारे यही है, लाला लाजपत राय यही है। इन्हीं को लाठी से पीट पीट करके मार दिया गया। सोचिए कितना लाठी मारा गया होगा जी, समझ रहे हैं? कितना लाठी मारा होगा बच्चों अंग्रेजों ने इनको। अब सोच करके जरा देखिए, समझ गए ना? लाठी लेकर के लोग गए थे, बेचारा पिटा गए। उनको जाना चाहिए था राइफल बंदूक लेकर के। उस सातों सांसद जैसे ही आया था एकदम हुड़हुड़ा देना चाहिए था, चलो बाकी देखल जाएगा। ठीक है ना? तब ना ये सब लाठी लेकर के गए थे, लाठी लेकर के गए थे, पिटा गए। लाठी से अंग्रेज पिटाता है जी। चंद्रशेखर आजाद ने एकदम कमर में पिस्तौल रखिए 24 घंटा, देखिए मार दीजिए। अगर चंद्रशेखर आजाद भी लाठी लेकर के रहते तो कुछ होने वाला था गांधी जी के जैसा? है कुछ नहीं होता। तब देखो बाबू, अब साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं? परीक्षा में ये सवाल आएगा कि साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। ब्रिटिश सांसद यानी कि अंग्रेज सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। मतलब इसका गठन कहां में? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इसका गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। और भारत में संविधान सुधार के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। तो 8 नवंबर 1927 को तो ये अंग्रेजों ने गठन किया था वहां मतलब इंग्लैंड में। लेकिन भारत कब आया? तो मुंबई के भारत के मुंबई क्षेत्र में आया 3 फरवरी 1928 को। ठीक है ना? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर के विरोध किया। साइमन कमीशन के विरुद्ध होने वाले इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया। दो बड़े पार्टी, अभी जैसा कि आपको बताएं, कांग्रेस तो भाग लिया ही लिया, मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया। इसमें कुल सदस्य अंग्रेज थे, यानी कि जो साइमन कमीशन बनाया गया था इसमें कुल सदस्य अंग्रेज थे, 7 अंग्रेजी सदस्य थे। एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसे सफेद कमीशन भी कहा जाता है। चूंकि अंग्रेज लोग गोरे होते थे और सब के सब इसमें अंग्रेज ही शामिल हो गए थे साइमन कमीशन में, इसलिए साइमन कमीशन को सफेद कमीशन भारतीय लोगों ने कहा कि साइमन कमीशन नहीं है, इस सफेद कमीशन है, मतलब ये अंग्रेजों का कमीशन है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता ने विरोध किया तथा लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई। ठीक है ना? क्या बाबू, सारे बच्चे समझ गए ना? सभी लोग समझ गए बाबू? जल्दी से बताइए। हाँ, तो साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा लाला लाजपत राय ने लगाया। और लाला लाजपत राय बोले कि इसे नहीं, भारत में संविधान का संशोधन होगा, भारतीय लोगों के लिए कानून बनेगा। आई कानून जो है अंग्रेज लोग बनाएगा, अंग्रेज लोग कभी कानून नहीं बनाएगा भारतीय लोगों के लिए। अगर कानून बनाना है तो भारतीय लोग कानून बनाएगा। ठीक है ना? भारत के लोगों के लिए कानून भारतीय लोग बनाएगा। भारत में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को पढ़ाकू न समझो। भारतीय लोग अंग्रेजों लोगों को बोल दिए कि भारत में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो अपने आप को पढ़ाकू समझ रहा है, नहीं पढ़ाकू है तू। ठीक है ना? अब अंग्रेज लोग जब देखा कि अरे ये लोग साइमन कमीशन का विरोध कर दिया, भाई हम लोग जो कानून बना रहे हैं इसका विरोध कर दिया। ठीक है ना? जिस समय ये साइमन कमीशन का विरोध हुआ उस समय भारत के एक सचिव थे, समझिएगा, जिस समय ये साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो उस समय भारत के एक सचिव थे। उस समय भारत के एक सचिव थे और भारत के उस सचिव का नाम था लॉर्ड विर्कनहेड। ठीक है ना? क्या नाम था? लॉर्ड विर्कनहेड। ठीक है बाबू, लॉर्ड विर्कनहेड। अब जब लॉर्ड विर्कनहेडवा जब इस बात को देखा कि अरे भारत में तो लोग विरोध कर रहा है साइमन कमीशन का, तो लॉर्ड विर्कनहेड को लगा कि भारतीय लोग अपने आप को बड़ा पढ़ाकू समझ रहा है? चलो ठीक है, हम इन लोग को दे देते हैं चैलेंज। अब जो भारत का जो सचिव था उस समय, अंग्रेज सचिव लॉर्ड विर्कनहेड, इसने कहा, चुनौती दे दिया भारत के कांग्रेस के नेताओं को। कांग्रेस के नेताओं को कहा कि अगर अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझ रहा है, पढ़ाकू अगर समझ रहा है, तो सर्वसहमति से, जितने भी भारत में धर्म है, सर्वसहमति से
तुम लोग खुद एक संविधान का प्रारूप तैयार कर लो। हम लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान तुम लोग विरोध कर रहे हो ना। हम लोग संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन बनाए तो उसका विरोध कर दिए, तो खुद से बना लो, लेकिन सर्वसहमति से बनना चाहिए। अगर विरोध हो गया, अगर सर्वसहमति नहीं हुआ, अगर सभी दलों का सपोर्ट नहीं मिला, तो हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है ना, हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसको रद्द कर देंगे। अब बिरकन हेड चुनौती दे दिया, बिरकन हेड चुनौती दे दिया कि भाई तो बड़ा दिक्कत वाला बात है, साइमन कमीशन हम बनाए थे, उसका विरोध कर दिया, तो अपने से कानून बना लो। लेकिन अपने से जो कानून बनाओगे तो वो सर्वसहमति से होना चाहिए, सब लोगों का उसमें सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो निर्णय नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, अंग्रेज लोगों ने ये चैलेंज तो दे दिया था, अब बारी था भारतीय लोगों का कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि लोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, इस चैलेंज को लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब अंग्रेजों का सचिव लॉर्ड बिरकन हेड ये चैलेंज कर दिया कि खुद से संविधान बना लो अगर हिम्मत है, तो भारतीय लोगों को लगा कि अरे हम लोग को चुनौती दे रहा है ये बात। अच्छा ठहर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एकदम ताल ठोक करके बोले कि बेटा तुम्हारा चैलेंज हमको मंजूर है। ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू बोले कि तुम्हारा चुनौती हमको मंजूर है, हम खुद से संविधान का निर्माण कर लेंगे और सर्वसहमति भी हो जाएगा। तो मोतीलाल नेहरू ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और मोतीलाल नेहरू बोले कि ठहरो, कुछ दिन का समय दो, हम खुद से संविधान का प्रारूप बना करके हम तुम्हें दे रहे हैं और इसको सर्वसम्मति से पास भी करा लेंगे। ठीक है ना। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया कि एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। मोतीलाल नेहरू ने संविधान का प्रारूप तैयार किया और 1928 ईस्वी में दिल्ली के एक सर्वदलीय बैठक में शामिल हो गए कि भाई सभी दलों का सपोर्ट चाहिए। तो मोतीलाल नेहरू अब शामिल हो गए थे दिल्ली के सर्वदलीय बैठक में कि चलो भाई अब इस कानून को जो बनाए हैं इसको पास करा देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसका विरोध कर दिया। अंग्रेज लोगों का क्या कहना था कि सर्वदलीय होना चाहिए, कोई भी इसका विरोध ना करेगा तभी हम पास करेंगे, अगर कोई भी अगर विरोध कर दिया तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसका कुछ बातों को लेकर के विरोध कर दिया और जब बातों को लेकर के विरोध कर दिया तो भाई अंग्रेज लोग कहा कि अब क्या, हम तो बोले थे कि विरोध नहीं होना चाहिए, तुम्हारा तो विरोध हो गया, अब ये पारित नहीं होगा। और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया ये रिपोर्ट पारित नहीं हो पाया और ये जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट बनाए इसी को कहा गया नेहरू रिपोर्ट। इसी को क्या कहा गया बाबू, इसी को कहा गया नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट समझ में आया, नेहरू रिपोर्ट इसी को कहा गया। सारे बच्चों का क्लियर है, बताओ बाबू। कमेंट आप लोग का आज लगता है पीछे चल रहा है क्या। अच्छा एक बार जल्दी से ना सब बच्चे एक बार यस लिखिए, तो समझ में आया, यस एक बार जल्दी से लिखिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि नहीं भाई कमेंट आप लोग देख रहे हैं। एक बार सारे बच्चे यस लिखिए तो जल्दी से, कमेंट पीछे चल रहा है कि ठीक है, बताओ तो बाबू जल्दी से। तुम चल रहा है ना, देखिए सब लोग यस सर तो लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो नेहरू रिपोर्ट समझ में आ गया ना, सारे बच्चों को नेहरू रिपोर्ट समझ में आ गया। तो अब यहां से भी सवाल बनेगा कि भाई नेहरू रिपोर्ट क्या है। नेहरू रिपोर्ट कौन शामिल किए थे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी हैं वही है प्यारे बच्चों मोतीलाल नेहरू। ठीक है ना। और ये कब नेहरू रिपोर्ट सौंपा गया, 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट सौंपा गया था। ठीक है ना। तो ये सब कुछ आप लोग याद रखिएगा। तो नेहरू रिपोर्ट से संबंधित अगर सवाल आता है परीक्षा में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। परीक्षा में पूछा जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट क्या है, नेहरू रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो बड़े आराम से लिख देंगे हम लोग, यही है मोतीलाल नेहरू, देख लीजिए आराम से लिख देंगे कि नेहरू रिपोर्ट एक प्रकार का संविधान था।
नेहरू रिपोर्ट कोई रिपोर्ट नहीं बल्कि एक प्रकार का संविधान था। जिस समय साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, उसी समय भारत के सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने कांग्रेस के नेताओं को यह चुनौती दे डाली कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से एक संविधान का प्रारूप तैयार कर सके तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही उस पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। अभी बताया ना कि लॉर्ड बिरकनहेड जो था वो कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दे दिया। क्या चुनौती दिया कि सभी संप्रदायों की आपसी सहमति से अगर संविधान का प्रारूप तैयार कर सको तो जरूर हम लोग उस पर विचार करेंगे। तो भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया एवं औपनिवेशिक राज्य की मांग की गई। इस सम्मेलन में मतभेद हो गया। बताया ना कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने इसका विरोध कर दिया था। तो इस सम्मेलन में मतभेद हो गया और मतभेद के कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कह करके संबोधित किया जाता है, जिसमें 8 सूत्री मांग को रखा गया था। मतलब 8 प्रकार का मांग रखा गया था इसमें, मतलब इस रिपोर्ट में। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट मतलब एक संविधान जो भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया था और भारतीय लोग बना करके सौंपे थे। ठीक है ना, याद रहेगा? बताओ बाबू। क्लियर? यहां तक सारे बच्चों का समझ में आ गया बाबू? नेहरू रिपोर्ट अगर परीक्षा में आ जाए नेहरू रिपोर्ट तो क्या आप लोग इसको बना लेंगे? अब बताइए। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना बाबू, ये सब हम लोग 1928 ईस्वी का बात पढ़ रहे हैं और यही सब कारण था जिस कारण को लेकर के गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे 1930 में। ठीक है ना, यही सब बात का असर था कि गांधी जी क्या किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे। ठीक है बाबू? अच्छा, एक तो 1928 ईस्वी में इधर सब ये सब हो रहा था, मतलब सब लोग बेचारा देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उसी समय पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी भी आया था। आपको पता है कि आर्थिक मंदी कब आया था? आर्थिक मंदी आया था 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी आया था। तो जिस समय सब लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे उसी समय आर्थिक मंदी भी आ गया, जिसको आर्थिक संकट भी कहते हैं। अमेरिका से शुरू हुआ था ये आर्थिक संकट और पूरे देश को ये आर्थिक संकट झेलना पड़ा। मतलब पूरे देश में अकाल पड़ गया था, सब लोगों का रोजगार छीन गया था, सब लोग बेरोजगार हो गए थे। ठीक है ना, एक तो सब लोग बेरोजगार हो गए, अकाल पड़ गया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था और ऊपर से अंग्रेज लोग भारत से सामान ढो ढो करके इंग्लैंड पहुंचा दिया सब। ठीक है ना, अंग्रेज लोग तो भारत को लूटने ही ना आया था। तो एक तो भारत में आर्थिक मंदी है, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है। न व्यापार हो रहा है, न कृषि हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब पर संकट चल रहा है। ठीक है ना, ऊपर से अंग्रेज लोग लगातार यहाँ से धन ढो रहा है, सब जितना धन संपत्ति है सब ढो करके इंग्लैंड पहुंचा रहा है। खेती नहीं हुआ था लेकिन उन लोग को टैक्स चाहिए। ठीक है ना, हर एक वस्तु के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो गया, जितने भी फैक्ट्री थे, कल कारखाने थे, सब बंद हो गए। इसी को आर्थिक संकट कहा गया। तो आर्थिक संकट कब आया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आर्थिक संकट जिसको हम लोग आर्थिक मंदी भी कहते हैं, आर्थिक संकट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक मंदी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बताइए आर्थिक मंदी कब आया था? आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट कब आया था? एक बार फटाफट से बता दीजिए। आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट कब आया था? एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए। 1929 में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, लेकिन इसका शुरुआत हुआ था अमेरिका से और भारत में हुआ था 1929 में आर्थिक संकट। हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में हुआ था 1929 में आर्थिक संकट, लेकिन अमेरिका में इसका शुरुआत हो गया था 1925 ईस्वी में। ठीक है ना, अमेरिका मतलब आर्थिक संकट भारत में सिर्फ नहीं आया था, पूरे विश्व भर में आर्थिक संकट आया था। बहुत एकदम अकाल पड़ गया था, सब लोग बेरोजगार हो गए थे, कल कारखाने बंद हो गए थे, वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो गया था, खेती बाड़ी नहीं हो रहा था। इसी को आर्थिक संकट कहा गया। ठीक है ना, तो इसकी तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? बताओ अब, यहां तक सारे बच्चों को एकदम समझ में आ गया है? क्लियर है? क्लियर ना? तो अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, तो क्या जवाब बताइएगा? लिखेंगे अर्थतंत्र में उत्पन्न वह प्रणाली जो कृषि, उद्योग, व्यापार के विकास को रोक दे, मतलब हर एक चीज को प्रभावित करे, कृषि को भी, उद्योग को भी, व्यापार को भी, सब चीज को प्रभावित करे, उसे आर्थिक संकट कहा जाता है। आर्थिक संकट की शुरुआत 1925 ईस्वी में अमेरिका से हुआ था। आपको बताया ना कि आर्थिक संकट का शुरुआत कहां से हुआ था? अमेरिका से 1925 ईस्वी में ही, जिसमें कि सबसे बुरा परिणाम अमेरिका को ही झेलना पड़ा, क्योंकि इस समय भयंकर बाढ़ के साथ साथ सुखाड़ भी आया था। हमने आपको बताया कि अकाल पड़ गया था।
बाढ़ भी आ गया, सुखाड़ भी आ गया। तो जहां बाढ़ भी आ जाए, सुखाड़ भी आ जाए पूरे विश्व भर में, तो भाई दिक्कत होगा ना। तो बाढ़ और सुखाड़ के कारण हुआ था। भारत में इस आर्थिक मंदी का असर 1929 ईस्वी में पड़ा था, 1929-30 में, जिसका मुख्य कारण था अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया था। भारत में इसका असर नहीं पड़ता, लेकिन अंग्रेज लोग लगातार यहां से अनाज, बाकी सब वस्तु सब ढोबे में लगल है। एक तो आर्थिक संकट है भाई, ऊपर से सब लोग एकदम धड़ाधड़ एकदम अंग्रेज लोग भारत को खाली करने में लगल था। ठीक है ना, ये मुख्य कारण था कि भारत में भी आर्थिक संकट हो गया, जिससे फसल के पैदावार में भारी कमी हुई, वस्तुओं के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो गया, कल कारखाने ये सब बंद हो गए। तो एक तरफ भारतीय लोग, बेचारे लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, एक तो भारतीय लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे स्वतंत्रता की लड़ाई, और ऊपर से आर्थिक संकट आ गया। ठीक है ना, ऊपर से आर्थिक संकट आ गया तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था इन सब चीजों को लेकर के। तो बउआ एक बात ध्यान रखिएगा, आर्थिक संकट, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से और भी बहुत सारे कारण हैं, अभी तो हम आपको आगे बताएंगे। और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण की वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन करना पड़ा था। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन करना पड़ा था। तो अंग्रेज लोगों के विरुद्ध लड़ाई छिड़ा हुआ है, अंग्रेज लोगों के विरुद्ध लड़ाई छिड़ा हुआ है। साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है, नेहरू रिपोर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है ना, और उसी समय प्यारे बच्चों क्या हुआ, आर्थिक संकट आ गया। क्या आ गया, आर्थिक संकट आ गया भारत पर। तो इस तरीके से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। ठीक है ना, अगली क्लास में और हम बताएंगे कि क्या सर सिर्फ इसी प्रकार का आंदोलन हो रहा था कि कुछ मार धाड़ भी हो रहा था, मार धाड़ भी हो रहा था। ये सब तो घटना बता रहे हैं नरम दल नेताओं का, जो बेचारा शांति से समझौता कर रहे थे। देश का आजादी सिर्फ नेताओं से नहीं होता है, देश का आजादी होता है कि साइड से दो चार को ठोकते भी रहे। ठीक है ना, तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये सब साइड से रहते थे। तुम लोग अपना लड़ते रहो कानूनी प्रक्रिया में, हम साइड से ठोक ठाक करके निकल जाएंगे। और इसी प्रकार से 2-3 घटना घटा भारत में, जो कुछ भारत के वीर क्रांतिकारियों ने घटना को अंजाम दिया। इसमें एक का नाम आता है काकोरी कांड। ठीक है ना, एक आता है प्यारे बच्चों कौन सा, काकोरी कांड, जिसमें भारत के हमारे 4 लोग एकदम उसमें थे। दूसरा मेरठ षड्यंत्र। ठीक है ना, तो अगली क्लास में हम आप लोगों को काकोरी कांड बताएंगे कि काकोरी कांड क्या है, मेरठ षड्यंत्र क्या है। मेरठ षड्यंत्र में जो लोग थे ना, उनको काला पानी का सजा हुआ था। तो अगली क्लास में हम आपको यह भी बता देंगे कि काला पानी का सजा क्या होता है। ठीक है, काला पानी का सजा होता क्या है, अगली क्लास में हम आपको यह भी बता देंगे। तो अगली क्लास में मुख्य रूप से हम आपको बताएंगे कि भाई हमारे देश के जो वीर क्रांतिकारी लोग, कुछ लोग थे, वे लोग क्या कर रहे थे, काकोरी कांड क्या है, मेरठ षड्यंत्र क्या है, काला पानी की सजा क्या है। तो ये सब ना हम आप लोगों को अगली क्लास में बताने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है बाबू, समझ में आया, क्लियर ना। सारे बच्चों को समझ में आ गया। एक बार जल्दी से जाते जाते ये सब बोल दीजिए कि हाँ सर सब समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोपहर में 1 बजे से आप लोगों का ज्योग्राफी का क्लास होगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी की क्लास में मिलते हैं। फिलहाल के लिए आज यहीं तक। अगली क्लास में हम काकोरी कांड पढ़ाएंगे कि काकोरी कांड क्या है भाई, मेरठ षड्यंत्र क्या है, काला पानी की सजा क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ही और कुछ बताएंगे। अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, तो ये सब हम आप लोगों को अगली क्लास में बताएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए प्यारे बच्चों हंसते मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़िए। जय हिंद।